नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। किस प्रकार से प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसकी विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है, प्रिज्म कहलाता है। अब जो दोनों समतल पृष्ठ जिस कोण पर झुके हुए होते हैं उस कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, अर्थात इसे ए से व्यक्त किया जाता है और ये प्रिज्म कोण कहलाता है। दोनों समतल पृष्ठ जिस आधार से टिके हुए होते हैं उसे प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये प्रिज्म का आधार होता है। जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है वह पृष्ठ प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। जैसे इधर से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो यह पृष्ठ प्रिज्म की अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगी और ये कोर अपवर्तक कोर कहलाएंगी। वास्तव में प्रिज्म त्रिभुजाकार नहीं होता है, बल्कि इसमें दो समतल 1, 2, 3 समतल पृष्ठें होती हैं, समतल लेंस होते हैं और दो भाग इसके त्रिभुजाकार होते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये प्रिज्म है, ये एक समतल पृष्ठ, दूसरी समतल और ये जिस पे टिका हुआ ये आधार होता है। प्रिज्म का मतलब ऐसा पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके हुए भाग को प्रिज्म कहलाता है। ये दोनों समतल पृष्ठें एक कोण पर झुकी हुई हैं, इसी को प्रिज्म कहा जाता है और ये दोनों तरफ इसके त्रिभुज होते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि किस प्रकार से प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे कि हमने ये देखा, ये PE ये आपतित किरण है, प्रकाश की आने वाली किरण, और यहाँ से ये कुछ मुड़ी हुई हमको दिखाई देती है। जो प्रकाश की किरण प्रिज्म के पृष्ठ पर पहुँचती है और पहुँच के तुरंत कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। अर्थात PE जो PE है ये कहलाती है आपतित किरण। क्या कहलाती है? आपतित किरण। और EF या FE कहले ये कहलाती है अपवर्तित किरण। यहाँ से बिंदु F से पुनः फिर कुछ मुड़ी हुई किरण हमको दिखाई देती है, इसको F और S से व्यक्त किया गया है। यह किरण कहलाती है निर्गत किरण। कौन सी होती है? निर्गत। अर्थात प्रकाश जो है आपतन के पश्चात अपवर्तित होता है, फिर दूसरे पृष्ठ से हमें कुछ निकला हुआ दिखाई देता है, यह निर्गत किरण कहलाती है। इनसे संबंधित किन किन कोणों का निर्माण होता है उनको भी समझ लेते हैं। कि जैसा कि ये प्रकाश के प्रथम पृष्ठ पर आपतित किरण, अगर यहाँ पर ये काल्पनिक अविलंब डाला जाए तो यहाँ पर एक कोण का निर्माण होता है जिसे आई बोला जाता है। इस कोण को कहते हैं कोण आई, आपतन कोण। कौन सा कोण कहा जाएगा? आपतन कोण, आई के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है ये किरण जो है ये अपवर्तित हो रही है तो यहाँ पर एक कोण का निर्माण होता है जिसे R से व्यक्त करते हैं, इसे कहते हैं अपवर्तित कोण। कौन सा कोण कहा जाएगा? ये अपवर्तित किरण से बनने वाला कोण है तो इसे अपवर्तित कोण कहा जाएगा। और अगर हम पुनः इस बिंदु पर एक अविलंब डालें यहाँ पर तो हमें ये 90 अंश का हो गया। यह कोण एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग कोण E से व्यक्त करते हैं। किससे? कोण E से। ये निर्गत किरण से बनने वाला कोण है, अर्थात कोण E ये कहलाता है निर्गत कोण। कौन सा होता है? निर्गत कोण होता है। जैसा ये किरण जो PE हमें जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये अपवर्तन के पश्चात यदि मुड़ती ना तो ये हमको सीधी जाती प्रतीत होती, बिल्कुल सामने जाती। अगर यहाँ से ये बिंदु F से एक अविलंब डाला जाए तो यहाँ पर ये कोण का निर्माण होता है। इस कोण को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहा जाता है? इसे D से व्यक्त किया जाता है, ये विचलन कोण कहलाता है। यानी कौन ये आपतित किरण कितना विचलित हुई उससे जो कोण का निर्माण होता है उसे
विचलन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित विभिन्न कोणों किरणों को हमने समझा। अब आगे जो है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण की घटना को समझ लेते हैं। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण अर्थात जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त होना है। विभिन्न अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण या वर्णक्रम कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है वर्ण विक्षेपण। क्या है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण माने होता है रंग और विक्षेपण माने होता है अलग अलग होना, अर्थात रंगों का अलग अलग होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इससे संबंधित जो है जैसा कि दिखाया गया है, यहाँ से एक श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजारी जाती है तो इससे अपवर्तन के पश्चात इन किरणों को एक पर्दे पर लेते हैं। कहाँ? यहाँ पर पर्दे पर लेते हैं तो ये जाने वाली प्रकाश की किरणें विभिन्न अपने अवयवी रंगों में बटी हुई हमें दिखाई देती हैं। सबसे नीचे की ओर से यदि हम चलते हैं तो सबसे नीचे V अर्थात वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और रेड लाल। अगर हिंदी में इनका क्रम देखें तो ये क्रमशः होता है वै बैंगनी, जा जामुनी, वैजनी, हा पी ना ला। क्रमशः बैंगनी, जामुनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों में विभक्त होते हुए दिखाई देते हैं। यानी श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इससे संबंधित और भी पूछा जाता है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो सबसे ऊपर जो रंग होता है ये लाल रंग। कौन सा रंग है? लाल। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ये क्रमशः 7800 से 6400 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितनी? 7800 से 6400 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिर उसके बाद में आता है ऑरेंज, ओ इसकी तरंग दैर्घ्य 6400 से 6000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिर येलो इसकी 6000 से 5700 एंगस्ट्रॉम तक, ग्रीन 5700 से 5000 एंगस्ट्रॉम तक, ब्लू 5000 से 4600 एंगस्ट्रॉम तक, इंडिगो ये 4600 से 4300 तक और वायलेट जो है इसकी 4300 से 4000। अर्थात बैंगनी की जो तरंग दैर्घ्य होती है ये सबसे कम होती है, क्रमशः ऊपर से नीचे की तरफ घटती है तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य से ही इसके विचलन को समझ लेते हैं कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैंगनी रंग जो नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, ये बैंगनी रंग है, ये आधार की ओर सबसे अधिक झुका हुआ है। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम विचलन जो आधार से कम झुका हुआ दिखाई देता है लाल रंग का होता है। जैसे श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे कम आधार की ओर जो रंग झुका हुआ होता है वो लाल होता है, इसका विचलन सबसे कम होता है। और सबसे अधिक जो आधार की ओर झुका हुआ होता है वो बैंगनी रंग होता है, इसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसमें भी ध्यान रखेंगे, यह क्रमशः ऊपर से कम अधिक की ओर चला आता है। सबसे कम विचलन लाल रंग का, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो का, फिर होता है वायलेट, यानी वायलेट का बैंगनी का सबसे अधिक विचलन होता है। प्रकीर्णन की घटना भी यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है?
तो ध्यान रखेंगे बैंगनी रंग का, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन से संबंधित दैनिक जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं, उनको भी हम समझेंगे। तो क्रमशः ये प्रकीर्णन की घटना ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, फिर उसके बाद में ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, यानी सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। इस क्रम को याद करने के लिए ही हमने ये विबग्योर स्पेलिंग लिखी थी। परीक्षा में कभी कभी इस स्पेलिंग को सही करने के लिए भी कह दिया जाता है या हिंदी क्रम में भी पूछा जाता है। जैसा कि हमने लिखा था वैजनी हॉपिनाला, उसको भी ध्यान रखेंगे, उससे हिंदी में हमें रंगों का क्रम ध्यान रहेगा। अगर अंग्रेजी में याद करना है तो स्पेलिंग याद कर लेंगे VIBGYOR। 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों रंग क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर हो जाते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो रंग होता है वो रेड होता है और सबसे नीचे की तरफ ये वायलेट होता है। तो प्रकीर्णन से संबंधित अनेक घटनाएं घटित होती हैं और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित इनसे कुछ उदाहरणों को हम समझ लेते हैं। जैसा एक प्रश्न पूछा जाता है कि आकाश में हमें इंद्रधनुष की घटना क्यों घटित होती हुई प्रतीत होती है, यानी आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। सदैव ध्यान रखेंगे कि इंद्रधनुष का निर्माण वर्षा के बाद होता है। वर्षा के बाद होता है जब आकाश एकदम वायुमंडल साफ होता है, यानी वर्षा होने के पश्चात वायुमंडल में जो भी कण, मिट्टी के कण, धूल के कण, वायु के कण जो भी होते हैं वो साफ हो जाते हैं। वायुमंडल साफ होता है तो उस समय वर्षा की प्रत्येक बूंद एक प्रिज्म के भांति कार्य करने लगती है। किस भांति? प्रिज्म के भांति कार्य करने लगती है और वहां पर जो है आंतरिक परावर्तन और परिक्षेपण के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में हमें एक रंगीन आकृति बनी हुई दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। वर्षा के बाद वर्षा की प्रत्येक बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती है, तब आंतरिक परावर्तन एवं परिक्षेपण के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में एक रंगीन आकृति दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। अब इससे ही संबंधित समझ लेते हैं कि विलंबित सूर्य एवं अर्थात उगता हुआ सूर्य एवं अस्त होता हुआ सूर्य हमें कुछ देर तक दिखाई देता रहता है। सूर्य अस्त हो जाता है फिर भी हमें लगभग 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है। सूर्य अस्त हो जाता है तब भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है। इसका कारण क्या होता है? जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय सूर्य क्षितिज के नीचे होता है, इस स्थिति में होता है और यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात ये किरण इसकी जो है अविलंब से दूर हटती जाती है, यानी इतनी दूर हट जाती है कि ये वास्तविक सूर्य है, इसका यहाँ पर आभासी सूर्य एक प्रतीत होने लगता है। प्रेक्षक की आंख में यहाँ पर खड़ा जो प्रेक्षक होता है उसे वास्तविक सूर्य से ये किरणें आती हुई नहीं प्रतीत होती हैं, बल्कि ये जो है हमें आभासी सूर्य से आती हुई किरणें प्रतीत होती। यही कारण है कि सूर्य अस्त होने के बाद लगभग 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है और उगने के पहले हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब सूर्य प्रकाश की किरण जो है ये अविलंब से दूर हटती है तब ये हमें वास्तविक सूर्य जो है आभासी सूर्य के रूप में प्रतीत होने लगता है। इससे संबंधित तारों का टिमटिमाना, ये तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? ये भी अपवर्तन से संबंधित घटना है, क्योंकि दूर स्थित तारे ये हमारे पृथ्वी से काफी दूर होते हैं।
इनसे आने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर प्रेक्षक की आंख में पहुंचता है। यहां पर खड़ा हुआ प्रेक्षक, ये प्रकाश जब पहुंचता है तो विभिन्न परतों से होकर आता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, जिससे ये वायुमंडल की परतें भी परिवर्तित होती रहती हैं, जिस कारण यहां से आने वाले प्रकाश का अपवर्तन भी भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न अपवर्तन होता है और यह जो है अभिलंब की ओर झुकती जाती है। यहां से चलने वाला प्रकाश जो है अभिलंब की ओर झुकता रहता है। ये जो तारा है इसका हमें आभासी प्रतिबिंब कुछ हटा हुआ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इससे संबंधित और एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि उगता हुआ सूर्य एवं अस्त होता हुआ सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई देता है, इसकी क्या घटना होती है। ये भी क्योंकि जिस समय सूर्य उगता है या अस्त होता है वो क्षितिज के करीब कतई नीचे होता है, और दोपहर का सूर्य इस समय यहाँ पर मान लेते हैं, ये वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं। ये वर्ण प्रकीर्णन के कारण ये घटना होती है। ये वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं। प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा है। अगर दोपहर के सूर्य का प्रकाश प्रेक्षक की आंख तक पहुंचता है तो वायुमंडल की परतों की कम दूरी तय करनी पड़ती है, अर्थात इसको बहुत कम ही दूरी तय करके प्रेक्षक की आंख तक पहुंच जाते हैं, जिससे प्रकाश में उपस्थित रंगों का प्रकीर्णन नहीं होता है और प्रकाश हमें स्वयं तप्त दिखाई देता है। लेकिन उगता एवं अस्त होता हुआ सूर्य जब प्रेक्षक की आंख तक पहुंचता है तो उसे वायुमंडल की विभिन्न परतों यानी काफी दूरी तय करके आना पड़ता है, बहुत दूरी तय करनी पड़ जाती है, जिससे यहां तक प्रकाश को पहुंचते पहुंचते क्रमशः आधार की ओर से लेते हैं VIVGY और आर अर्थात बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी सबका प्रकीर्णन हो जाता है। जितने भी रंग होते हैं उन सबका प्रकीर्णन हो जाता है। हमारी आंख तक आते आते सिर्फ रंग बचता है लाल, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यही कारण है कि उगता एवं अस्त होता हुआ सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। यह प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला इन सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, सूर्य हमको लाल दिखाई देता है। वही घटना अस्त होते हुए समय होती है, जो उगते समय सेम अस्त होते समय, उस समय भी सूर्य जो है क्षितिज के करीब होता है और सूर्य का आने वाला प्रकाश काफी परतों से होकर के आता है और रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। हमारी आंख तक आते आते सिर्फ लाल रंग पहुंचता है। क्या कारण है कि आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है? यह भी घटना प्रकीर्णन से संबंधित है, क्योंकि आकाश से जो सूर्य से चलने वाला श्वेत प्रकाश है, वायुमंडल के लिए सबसे ज्यादा प्रकीर्णन नीले रंग का होता है। किसका? नीले रंग का जो है नीले कलर का प्रकीर्णन हो जाता है और यही कारण है, विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन नहीं होता है लेकिन वायुमंडल में इस नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, जिस कारण ये वायुमंडल हमें नीला दिखाई देता है। वास्तव में अंतरिक्ष से या वायुयान से हमें आकाश काला दिखाई देता है, आकाश काला होता है ना कि नीला, लेकिन नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें ये आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इससे संबंधित और भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि खतरे के निशान लाल बनाए जाते हैं। जो भी खतरे के निशान होते हैं या टावर के ऊपर बल्ब लगा होता है, जो भी गाड़ियों में डिपर इत्यादि, इनके रंग सबके लाल बनाए जाते हैं। इसका भी कारण सेम है कि लाल रंग एकमात्र ऐसा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये कम दूरी तक फैलता है, और जबकि अगर हम यहाँ पर बैंगनी रंग का अगर निशान बना दें तो इसका प्रकीर्णन अधिक हो जाएगा, ये अधिक दूरी तक फैल जाएगा और ये
काफी दूर से हमें दिखाई दे जाता है। लाल रंग जो है बहुत दूरी से दिखाई दे जाता है। बैंगनी रंग का जब प्रकीर्णन हो जाएगा तो ये अधिक दूरी से दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि खतरे की निशान लाल रंग से बनाए जाते हैं प्रकीर्णन की घटना के कारण, अर्थात लाल रंग के होते हैं जिससे होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है। लाल रंग काफी दूर से दिखाई दे जाता है। धन्यवाद।